कहानी कुर्सी में दोस्तों, आज आप भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं और हम भी आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जी हाँ, कल जो वोटिंग हुई है उसके बाद से हर घर में यही चर्चा हुई कि आखिर इस वोटिंग का मतलब क्या है, कोई ये तो बताए। क्योंकि हर तरफ का वोटर जो है, हर तरफ वो अपने मन में कुछ ना कुछ जो है लिए हुए चल रहा है। इस वक्त 7% वोटिंग कम हुई है 2019 की तुलना में। पिछली बार हुई थी लगभग 69% इस बार हुई लगभग 62% तो 7% वोटिंग जो है कम हुई। अब इसके क्या मतलब हो सकते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। आप भी यही जानना चाहते होंगे, भाई बताओ पहले फेज की रिपोर्ट क्या है, मोदी जी निकल रहे हैं, मतलब मोदी जी गाड़ी निकल गई या अटक गई, विपक्ष का पहले फेज के बाद जो है आधार मजबूत हुआ है या पहले ही फेज में सब कुछ साफ हो गया है। हम आज आपको यही बताएंगे, डेटा के साथ बताएंगे, पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे कि आखिर कल की वोटिंग का मतलब हुआ क्या। पहले मोटे तौर पर एनालाइज करते हैं, कोई भी वोटिंग पैटर्न जब आता है चुनाव का तो उसका क्या मतलब होता है। वोट ज्यादा पड़ता है जब, तो लोग उत्साह में कहते हैं कि भाई जो विपक्ष में होते हैं, सरकार के खिलाफ जो वोट करते हैं कि ये तो साहब सरकार गिराने वाले वोटर ज्यादा निकले, उनका वोट है। लेकिन इसी को जो सत्ता के साथ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बड़ा उत्साह है लोगों में, इसीलिए देखिए सत्ता पक्ष का वोटर ज्यादा निकला, मतलब मोदी जी का वोटर ज्यादा निकला। अब वोटिंग कम हो गई, गिर गई वोटिंग। इसको कैसे समझे। वोटिंग गिरने की 2-3 वजह हो सकती है। एक वजह, भाई जो मोदी जी का वोटर है उसने माना कि मोदी जी आ रहे हैं, स्थापित हो चुके हैं, 2 चुनाव हो गए, कोई मामला है नहीं कि उनके खिलाफ कोई माहौल हो, देश के अंदर ऐसी कोई लहर तो है नहीं, ना कोई अंडर करंट है नहीं, तो इसलिए वो भी अपने घर बैठा रह गया। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है थोड़े सुस्त पड़ गए, उनको अपने बूथ पर जो वोटर को निकालने में उन्होंने कुछ सुस्ती कर दी, आराम कर लिया। तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई आएंगे तो मोदी, काहे के लिए धूप में जाके खड़े होना, लाइन में खड़े होना, वो वोटर बाहर नहीं निकला। दूसरा, हो सकता है विपक्ष का वोटर ना निकला हो, उसने भी ये माना हो अरे कुछ भी करके फायदा क्या, जीतना मोदी को ही है, तो क्या फायदा जाके लाइन में लगने के, हमारे वोट का कोई मतलब तो है नहीं, मतलब दूसरी तरफ से ज्यादा वोट पड़ रहा है, मोदी जी एक तरफा जीत रहे हैं, कोई रोकने वाला कोई मामला है नहीं। शायद वो वोटर नहीं निकला। शायद दोनों तरफ के वोटर यही मुगालते में रहे और दोनों तरफ का वोटर कम आया। और चौथी एक वजह ये हो सकती है कि गर्मी पड़ रही है, कुछ जगह शादियों का सीजन भी है, अभी गेहूं की फसल कट रही है, हो सकता है उसका भी कुछ ना कुछ असर रहा हो। हम इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन आप जरा प्रधानमंत्री का रिएक्शन देखिए कल की वोटिंग के बाद। रात को 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि एक्सेलेंट फीडबैक ऑफ फर्स्ट फेज वोटिंग, और एक्सेलेंट को किया बोल्ड लेटर में, एक्सेलेंट फीडबैक। अब फीडबैक कैसे मिला प्रधानमंत्री को। चुनाव आयोग का डेटा तो सबके पास समान है, कितना परसेंट वोटिंग हुई इतनी, और यही डेटा देता है इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा और कोई डेटा देता नहीं है। तो मोदी जी के पास अलग रिपोर्ट क्या आई। हम आज आपको बताएंगे बीजेपी का फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है। हर वोटन के बाद, हर चरण के मतदान के बाद कैसे वो तंत्र एक्टिव होता है और एक बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट जो है बिल्कुल टॉप तक पहुंचा दी जाती है कि साहब इस सीट पर यह मामला रहा है, इस सीट पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, या इस सीट पर हमारा वोटर कम निकला है। और ये जो सिस्टम है ये पन्ना प्रमुख से, जैसे एक पन्ना है ये मेरे हाथ में, एक पन्ने में 30 लोगों का नाम लिखा होता है, 30 ये हमारे वोटर हैं और वो जिम्मेदारी दी गई है, उस एक को इंचार्ज बना दिया गया इन 30 लोगों का। वो इन 30 लोगों को लाना, वोट करवाना, सब कुछ वो एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। तो वो अपनी रिपोर्ट फिर ऊपर भेजता है कि साहब ये 30 लोग जो है मेरे जिम्मे जो थे, इनमें से ये 25 लोगों का मैंने वोट करा दिया, ये हमारे को पड़ा, 5 लोग वोटिंग के लिए नहीं आए, 5 लोग दूसरे पक्ष को वोट करने के लिए गए। अब ये कितना एक्यूरेट है इसको मैं आपको उदाहरण के तौर पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से भी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले जरा मेहमानों से आपका फिर से एक बार स्वागत कराते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत स्वागत सर, राहुल महाजन जी बहुत स्वागत, राहुल जी आपका, प्रोफेसर संगीत रागी जी बहुत सर स्वागत आपका, सुबह 5 बजे की फ्लाइट लेकर के पहुंचे हैं, क्लास भी किया है, उसके बाद हमारे सेट पर सर शुक्रिया। और समीर चौगांवकर साहब सर बहुत स्वागत आपका भी। अब थोड़ी बहुत भूमिका तो मैंने मान दी, अब मुझे बताइए आप ही हर्षवर्धन जी, वोटिंग ज्यादा होती है तो बहुत लोग एनालाइज करने लगते हैं, कम को बहुत लोग कम बता पाते हैं, कम का मतलब क्या। सौरभ जी सबसे पहले तो ये कि पारंपरिक तरीकों से भारत का चुनाव देखने की कोशिश करने वाले बार बार मुंह की खा रहे हैं और कम से कम पिछले 1 दशक में तो एकदम चित्त हो गए। अब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो अंत में यही कहते हैं कि नहीं इस बार भी वही होगा, और हर बार उसका उल्टा हो जाता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि वोटिंग कम हो रही है तो क्या सचमुच साइजेबल बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जब मैं मत प्रतिशत देख रहा था और बढ़े हुए मतदाता देख रहा था तो लगभग 10 की 10 वोटिंग हुई है, यानी जितने नए मतदाता जुड़ गए और जितना मत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो लगभग वो मत प्रतिशत है, थोड़ा बहुत भले फर्क पड़ता हो। यानी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 2 लाख मतदाता बढ़ रहे हैं
और प्रतिशत के लिहाज से 10% या 5% या 3% वोटिंग कम हो रही है, तो वहीं जाकर बैठेगी जहां पर पहले पिछली बार 2019 आप एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स की बात कर रहा हूं। ओके, अब दूसरा क्या बड़ा है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको कहा जा रहा है कि वोटिंग कम हुई, इसका मतलब भाजपा का वोटर नहीं आया। जैसे आपने भी शुरू में कहा कि एक हो सकता है भाई बीजेपी का वोटर है, कॉन्फिडेंट है, मोदी जी कह ही रहे हैं 400 पार है, तो जब 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख, और भाजपा वाले तो 6-6 लाख से भी जीतते हैं, 5.5 से अमित शाह जीत जाते हैं, मोदी जी इतना जीत जाते हैं, और CR पाटिल ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो जब इतना से जीत रहे हैं तो हमारे न जाने से क्या होगा, तो एक हो सकता है वो वाला वोटर हो। लेकिन कल का मैं जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हुई, दूसरे राज्यों की बात में करूंगा, इन सीटों पर जो कहें तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, नगीना में चंद्रशेखर ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, रोका जा रहा है, लोगों को चेक किया जा रहा है, इसकी वजह से मतदान नहीं हो पा रहा है। रामपुर में मौलाना ने क्या कहा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, मुस्लिम महिलाओं को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है, उनका बुर्का उठाकर चेक किया जा रहा है, चेहरे से कार्ड से मिलान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ड्रॉप रामपुर में ही 8% का। कैराना में कहा गया कि मुस्लिम वोट जितने पड़े थे बहुत जबरदस्त पड़े हैं, लेकिन और ज्यादा पड़ सकते थे। तो इसका 1% ये हुआ कि जहां अगर हिंदू मतदाता बहुल हैं वहां वोट कम पड़े तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है, और कुछ जगहों पर वो देखा गया। लेकिन बहुतायत क्या है, बहुतायत जहां मुस्लिम वोट हैं वहां कहा जा रहा था कि 80% 90% इस बार तो ऐसी वोटिंग करेंगे कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, वो वाला हिस्सा भी नहीं साथ है। बताता चलूं मैं, देखिए क्यों आपने कहा कि भाई आमतौर पर ये हम लोग मान रहे थे ना कि इस चुनाव में मुस्लिम वोटर खूब निकलेगा, मोदी के खिलाफ वोट करेगा। बिल्कुल। और यूपी की तो जितनी सीटों पर चुनाव हुआ इस बार, वो सारी की सारी 8 सीटें जो है वो तो मुस्लिम मतलब सारी तो नहीं, लेकिन हाँ प्रभाव वाली, अच्छा प्रभाव वाली सीट है। जैसे सहारनपुर की सीट पे है मुस्लिम वोटर, सहारनपुर में 5% का वोट प्रतिशत गिर गया। कैराना हाईली पोलराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 6% वोट गिर गया। मुजफ्फरनगर में तो ये माना जा रहा था कि साहब यहां पर तो जो बीजेपी का जो वोटर था, राजपूत वोटर था, वो भी नाराज है और वो भी खिलाफ वोट कर जाएगा शायद। यहां पर आप देखिएगा लगभग 8% वोट नीचे आ गया। बिजनौर में ऐसे ही आप 8% वोट नीचे आ गया है। नगीना के आप देखेंगे 4%, मुरादाबाद में 5%, रामपुर के अंदर मैंने आपको बताया 8%, पीलीभीत में भी लगभग 6% के करीब वोट गिरा है। तो एक ट्रेंड ऐसा नहीं है कि किसी एक सीट का, ओवरऑल ट्रेंड एक सा ट्रेंड। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं तो आखिर उसके हिसाब से बात भी करेंगे ना कि आखिर प्रत्याशी कौन है और इनको कितना वोट मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ये कैराना की बात कर लें तो कैराना बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन फिर भी पिछली बार 92,000 वोटों से जीती, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ थे। प्रदीप चौधरी यही जीते। हालांकि सबसे टफ सीट, मेरी जो बातचीत हुई जितना मैं समझ पाया, सबसे टफ सीट कैराना की है, क्योंकि इकरा हसन ने, उनकी छवि अच्छी है, नौजवान है, बाहर से पढ़ के आई हैं, एक मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद जो सोबर छवि होती है उसका उन्हें लाभ मिलता है। अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन जैसे ही हम सहारनपुर आते हैं तो सहारनपुर में सपा बसपा दोनों, अच्छा एक और फैक्ट पहले दर्शकों को ध्यान में, सब वो कह रहे हैं कि अरे 8 सीट है, 8 में से कितनी जीतेगी, तो भैया 8 में से सिर्फ कितनी 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आपकी सहारनपुर नहीं थी, आपकी ये मुरादाबाद नहीं थी, रामपुर नहीं थी, बिजनौर नहीं थी, 8 में से 4 ही थी, 4 नहीं थी। अच्छा 4 नहीं थी, तो आप पहले ही समझिए कि 19 में 4 नहीं थी। सहारनपुर में राघव लखनपाल 22,000 मतों से हारे थे। कब? जब सपा बसपा दोनों एक साथ थीं। अब उसमें एक फैक्टर और था कि इमरान मसूद कांग्रेस से लड़के 2 लाख वोट पाए थे, लेकिन बसपा हमेशा वहां 2 लाख 2.5 लाख 1996-98 से मैं बता रहा हूं लगातार रही। तो क्या ये जो मत प्रतिशत कम होगा ये उसमें बटेगा? और अगर उसमें बटेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन 8 सीटों में से बहुत कोई बड़ा मुकाबला ये विपक्षी गठजोड़ आज की तारीख में, फिर क्रूशियल बसपा हो गई ना। बिल्कुल क्रूशियल बसपा है और वो दिख रहा है। ठीक है। आज प्रधानमंत्री की 1-2 बातें आपको मैं सुनवा देता हूं। आज वो प्रचार में निकले हुए थे। अच्छा, इसमें एक लाइन जोड़ लीजिए, बाद में इसको फिर और विस्तार से बात करेंगे। मोदी जी ने कहा ना भाई कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है नहीं, राजपूत कल से एकदम छाती उनकी चौड़ी है, एकदम राजपूत स्वाभिमान जाग गया है, एकदम से सब स्वाभिमान जाग गया तो किशोर जाग गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब देख रहे हैं देश का प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ को हर कोई कहता था ठाकुर नेता है, ठाकुरों के पक्ष में काम करते हैं, ठाकुर माफिया आप कार्रवाई नहीं करते, अब अगर मोदी जी उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आप सोचिए जरा वोटिंग में क्या हुआ। यूपी के एक वोटर के साथ वो अखबार पढ़ रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा ठाकुर अभी सधे नहीं है, यही देखते हुए कि वोटिंग पैटर्न गिर गया। बात करेंगे, ठाकुर नहीं रहे, ठाकुर नहीं रहे। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। चलिए, मोदी जी की 1-2 बातें आपको सुनवा देता हूं मैं।
उन्होंने कहा पहले फेज का मतदान बिल्कुल एक तरफा है, जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है, इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से नकार दिया है, कांग्रेस ने हार मान ली है। लेकिन फिर वो एक बात कहते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि मैं तो विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि आप भी अपने वोटर को बाहर लाइए, मतदान कराइए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा वोटर नहीं निकला है, मेरा तो वोटर आ गया, वोट कर गया, तुम्हारा वोटर नहीं निकला है। लेकिन जनतंत्र के लिए अच्छा ये है, चुनाव के लिए अच्छा ये है कि खूब मतदान हो। तो आपका जो वोटर घर बैठ गया है उदास होकर के, उसको बोलो वोट तो करे आकर के। सुनिए जरा प्रधानमंत्री की बात। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं। अब वो जो उन्होंने कहा ना, अभी आपने सुना, इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे पास जो बूथ से अपडेट आया है मतदान का, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि एक तरफा मतदान हुआ है, भाजपा सारी सीटों पर अच्छा कर रही है और जीत रही है। अब ये जरा सिस्टम समझें जरा। हम इतना तो जानते हैं पन्ना प्रमुख होता है एक आदमी, वो 25-30 वोटर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है समीर जी, लेकिन ये कितना एक्यूरेट सिस्टम है और कैसे पहुंचती है ऊपर तक ये फीडबैक की चेन? देखिए, मैं अगर सबसे भारतीय जनता पार्टी की अगर बूथ मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं सबसे बड़ा प्रदेश लेके चलता हूं, उत्तर प्रदेश के आपको उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 1.6 लाख बूथ है टोटल, जो 80 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने बांटा विधानसभा के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने, जब अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला था प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बाद उन्होंने वहाँ पन्ना प्रमुख का एक सिस्टम शुरू किया था कि जिस बूथ पे जितने वोटर्स है उसको टारगेट करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई। सबसे पहले बूथ समिति बनाई और बूथ समिति के अंदर उन्होंने पहले 12 लोगों की समिति बनाई। 12 लोगों की समिति में उस बूथ के अंदर जो वोटर्स है, उस वोटर्स की जो कास्ट कॉम्बिनेशन है कि वहां अगर ब्राह्मण ज्यादा तो बूथ समिति में ब्राह्मण अध्यक्ष बनेगा, वहां एसटी सेकंड नंबर पे तो एसटी वहां पर सचिव बनेगा, दलित वहां पर तीसरे नंबर पे तो दलित वहां पर पन्ना प्रमुख बनेगा। कास्ट कॉम्बिनेशन हिसाब से बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने वहां तैयार किया था। अब 2019 के पहले 12 बूथ समिति में से सदस्य कम करके 6 कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और सारे बूथ पे पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आपके बूथ पे जितने वोटर्स है पन्ना पे, उन सबके मोबाइल नंबर का आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। ये व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जो सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी है उससे जुड़ जाएगा। एक एक वोटर का पन्ना प्रमुख के पास मोबाइल नंबर भी मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर तो उसके पास रहता था। उस नंबर को केंद्रीय कार्यालय के प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है उसके जो लाभार्थी हैं उनके साथ जोड़ना है और प्रधानमंत्री योजना की जो जानकारी देने वाला ग्रुप है जो जमीन स्तर पर लोगों को बता देगी। सबको तो पता नहीं रहता कि प्रधानमंत्री की कौन सी योजना, हर घर में हर व्यक्ति को पता नहीं रहता, तो उन्हें मालूम कैसे पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लागू की है। प्रधानमंत्री आवास में आपको मकान चाहिए तो आपको कहां कांटेक्ट करना पड़ेगा, शौचालय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतदान के बाद कैसे फीडबैक देते हैं? तो अब मतदान जिस दिन होता है तो मतदान के समय पन्ना प्रमुख का ये काम होता है कि उसके इसमें जितने पन्ना में जितने लोग उसके मेंबर है उन सबको वोटिंग के लिए वो लेकर आए, सबका वोटिंग करवाओ, ये कंफर्म करे कि सबकी वोटिंग हो गई है। इसके बाद ये वोटिंग की डिटेल वो जिला अध्यक्ष को देते हैं, सारे बूथ वाले अपने जिला प्रमुख को देते हैं, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को देता है, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी भेजते हैं रात को ही। ये रात को 2:30 से 3 बजे होता है। हालांकि चुनाव की जो जानकारी आती है वो सुबह तक पूरी मतदान की आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वोटिंग होने के 2 घंटे के अंदर लखनऊ, मतलब हर प्रदेश के मुख्यालय, मध्य प्रदेश में होगा तो भोपाल, उत्तर प्रदेश में होगा तो लखनऊ, जिस राज्य की राजधानी वहां पूरा पहुंच जाता है और वो एक्यूरेट जानकारी होती है क्या हुआ चुनाव में। उसकी एक्यूरेसी ऐसी होती है कि जब ये बूथ मैनेजमेंट अपनी जानकारी जिलाध्यक्ष भेजते हैं तो जिलाध्यक्ष वहां के जो संघ के प्रांत प्रमुख होते हैं, जो संघ के पदाधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। उनका और उन दोनों का जो विचार रहता है वो मिलकर
केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है और बता देता है कि हमारे बूथ पे इतनी वोटिंग हुई है और इस वोटिंग अब में समीर जी, इतना जरा परसेंट रिपोर्ट हमारे। कल की रिपोर्ट बता दीजिए भाजपा की। कल भारतीय जनता पार्टी के पास जो देर रात को रिपोर्ट पहुंची उसमें बताया गया कि 2019 में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती थी, इस बार 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा। महाराष्ट्र की जो खबर आई है रात को 1 बजे कि चंद्रपुर की सीट जो एक भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, कांग्रेस ने जीती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मध्य प्रदेश की जो एक सीट थी छिंदवाड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फाइट में है लेकिन वोट जीत पड़ रही नहीं है। रहा है, आप कह रहे हैं नहीं, सारी फिर सीटें भी भाजपा जीत रही है। अब वोट भले ही कम पड़ रहा है लेकिन वोट जितना भी पड़ रहा है ये आप मान के चलिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ रहा है। अच्छा। अब वो सिस्टम चला गया पहले वाला कि वोट कम हो रहा होगा तो सरकार के खिलाफ वोट नहीं जा रहा है, ज्यादा वोट हो रहा है तो सरकार के खिलाफ वोट जा रहा है। वोट कम पड़े और सिर्फ 1% का 102 सीटें हैं जो चुनाव में गई, इसमें से भाजपा के पास 40 थी 2019 में। आप कह रहे हैं कि 18 सीटें बढ़ रही है। बीजेपी की रिपोर्ट है 58 सीटें आ रही हैं। हाँ, 18 सीटें बढ़ रही है बीजेपी की पहले फेज में। अच्छा, जिसमें 5 सीटें उत्तर प्रदेश से बढ़ रही है। 5 सीटें बढ़ने का मतलब तो हो गया, सिर्फ एक सीट जा रही है, एक सीट मतलब 7 सीट जीत रही है भाजपा 8 में। हाँ, 8 में 7 सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। एक सीट भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि हम लूज कर रहे हैं। बस्तर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पे चुनाव हुआ था जो पिछली बार कांग्रेस के पास बिहार की थी। रिपोर्ट क्या है सर? बिहार सब लास्ट टाइम भी गठबंधन के पास सारी थी, सीटें इस बार भी गठबंधन के पास आ रही है। महाराष्ट्र की एक सीट है वो भी आ रही है। आसाम की एक सीट कांग्रेस ने जीती थी 2019 में, जो आसाम में राजस्थान जो की 12 सीटें थी, बिल्कुल 12 पूरी आ रही है। क्योंकि सारी भाजपा की नागौर की एक जो सीट थी वो गठबंधन में जीती थी, हनुमान बेनीवाल ने, वो बीजेपी के साथ ही ठीक थे। है। इस बार नागौर ये पक्की नागौर रिपोर्ट है ना सर, मतलब पूरी भाजपा की पक्की इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल देखिए, रिपोर्ट आपको भाजपा के इंटरनल पास जो रिपोर्ट रिपोर्ट गई भाजपा है। की बताई समीर जी। आसाम अब राहुल जी कैसे एनालाइज कर रहे हैं देखिए वोट जो गिरा? दो बातें मैं इसमें कहूँगा। देखिए, एक तो क्या सच में वोटिंग जो परसेंटेज है उससे किसी पार्टी को फायदा या नुकसान होता है, उसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ। हम विधानसभा चुनावों से चलते हैं। कर्नाटक में जो वोटिंग टर्नआउट हुआ, जो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, वो बढ़ा 1.34%। ठीक है, कर्नाटक में सरकार चेंज हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो सरकार चेंज हो गई। मतलब कोई ट्रेंड नहीं है कि बढ़े तो ही बदलेगी, गिरे तो ही राजस्थान में इंक्रीज हुआ, सरकार चेंज हो गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ, सरकार चेंज नहीं हुई। मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ, सरकार चेंज नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज हुआ, सरकार चेंज हो गई। मतलब कोई ट्रेंड नहीं है। हाँ, तो लोकसभा चुनावों का भी मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनावों का भी बात कर लेते हैं। 2014 से 2019 में टर्नआउट ज्यादा हुआ। 14 से 19 में ज्यादा वोट पड़ा। ठीक है, कोई सरकार चेंज नहीं हुई। 2004 से 2009 में टर्नआउट ज्यादा हुआ, कोई सरकार चेंज नहीं हुई। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये कोई ट्रेंड नहीं है। अगर कोई ये मानता है कि वोट गिरने पड़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को मतलब हम नहीं अंदाजा है लगा लें कि क्या होगा। क्या ये अंदाजे सिर्फ फेको अंदाजे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ। देखिए, अब आप बोलेंगे कि फिर क्यों टर्नआउट कम हो गया। आप इलेक्शन कमीशन के अगर डेटा को देखते हैं तो इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 18 से 19 साल का जो वोटर है, उसमें 1.8 करोड़ वोटर जो है उसको एनरोल किया गया है। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। अब वोटर था कितना 2018-19 में, 18 साल और 19 साल का? वो वोटर है 4.9 करोड़। एक उदासीनता है 18 साल और 19 साल के वोटर्स में। 40% डिक्रीज है ओवरऑल एनरोलमेंट। वो 40 ओवरऑल अगर देखेंगे 40। अगर फिर मैं ये भी बात करूंगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा उदासीनता देखी गई। उदासीनता मतलब एनरोलमेंट में? एनरोलमेंट में उनका मतलब यंग वोटर ने एनरोल ही नहीं कराया। एनरोल नहीं कराया। अब आप उससे अगर मैच करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी गिरा, बिहार में भी गिरा। अब उदासीनता का मतलब क्या? उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है चुनाव इंटरेस्ट में? नहीं है, या उसको बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है, लेकिन तभी जिसने एनरोल नहीं कराया। जिसने एनरोलमेंट ही नहीं कराया वो तो उसमें काउंट हो ही नहीं रहा है। है ना? हाँ। तो वे जिसने एनरोलमेंट ही नहीं कराया, नहीं, वो ठीक बात है, वो उसका वोट उस प्रतिशत वोटिंग- में कोई इंटरेस्ट हाँ, नहीं है, उसमें लेकिन कहीं वो आया नहीं। लेकिन हाँ, ये तो बात है ना, वो तो एक जनरल बात तो पता चल रही है कि भाई यंग वोटर जो है वो पार्टिसिपेट अभी भी नहीं बहुत कर, उस participate तादाद नहीं में कर रहा। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरा ये एक्सपेक्टेशन चुनावों से पहले भी था कि जितनी गर्मी चुनावों में पड़ रही है, जो मौसम की जो गर्म है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं टर्नआउट जो है उस पर असर तो पड़ेगा। आपने जितने हमको उदाहरण दिए, इससे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि गिरा वोट तो मतलब सरकार के खिलाफ है या सरकार के पक्ष में। कोई इसका कोई ट्रेंड नहीं मैंने है। आपको ये भी बताया क्यों गिरा है। ऑलराइट, ठीक। रागी सर, क्या रिपोर्ट सर? देखिए, बहुत साफ है कि वोटों के प्रतिशत बढ़ जाने से या घट जाने से जो सेफोलॉजिस्ट के जितने भी थियरी हैं वो सब बेकार चले गए हैं। आज तक बिल्कुल नहीं कह सकते, कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है
कि वोट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है सरकारें बदल जाएंगी, वोट गिर जाएगा तो इसका मतलब है सरकार कंटिन्यू रह जाएगा। इसकी कोई थियरी जो है वो लीनियर थियरी नहीं है। और चूंकि वो सारी बातें यहाँ पर जिक्र हो गई, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि महत्वपूर्ण बात यह है, चूंकि ये इन्होंने पन्ना प्रमुख की बात की है, अब मैं तो 2014 से 2019 चुनाव देख रहा हूँ, या तो वो लोग समझते होंगे कि ये नकारा स्वयंसेवक है या निकम्मा स्वयंसेवक आपके है। पास नहीं आया कोई? मेरे पास तो आज तक नहीं आया, मैं ऑनेस्टली एसपी को बता रहा हूँ। न पर्ची लेकर के आया, न कभी जिक्र करने आया, न कभी फोन आया, न कभी व्हाट्सएप ग्रुप पर आया, न कभी बताया। नहीं, मेरे पिताजी के घर पे पहुंचे, स्वयंसेवक पहुंचे, मैं कह रहा हूँ, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, मैं अपनी सोसाइटी के भी कई स्वयंसेवकों के बारे में जानता हूँ जिनके पास कोई है। वो लोग आकर के मेरे से पूछते हैं, कहते भाई आप लोग तो पूरा इतना ना आप लोग तो कार्यकर्ता को भूल ही गए हैं, आप आते ही नहीं हैं, आप लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो हमको सुनाते हैं, अब मैं आगे क्या सुनाऊं। तो ये जो ठीक होगा, पन्ना प्रमुख काम करता होगा, बट मुझे लगता है कि धरातल पर ये वास्तविकता के रूप में नहीं उतरता है। एक बात तो ये तय कर पाना आज के दिन में, ये सचमुच की फीडबैक सिस्टम से लेकर के कि वाकई हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतनी सीटें हार रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है इंटरनल सर्वे में उनको दिमाग में आया होगा, क्योंकि बूथ पर यह बात जरूर होती है कौन हमारा वोटर है और कितना वोटर हमारा टर्नआउट किया है। अब एक गया का मुझे उदाहरण मिल रहा था, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा संगीत जी मैं अभी हूं, मैं अकेला व्यक्ति जिला हाई स्कूल में अकेला हूं, मतलब एक वोटर अकेला, एक वोटर, दिन के 12 बजे एक वोटर। तो वो बात तो आ गई ना सर, उदासीनता वाली बात। उदासीनता है। अब इसके कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर अलाउ करें, सॉरी ब्रेक का समय हो गया, फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे ब्रेक। बिल्कुल आप ठीक, बिल्कुल। आपने जो बात कही कि एक और ये बड़ी बात है कि 12 बजे वो मुझे फोन करके बता रहे हैं मैं अकेला व्यक्ति हूं इस पूरे, उन्होंने फिर उसके बाद फोटोग्राफ भेजा। अब सर ये भी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए जानना। देखिए, हर राज्य का माहौल अलग होता है, लीडरशिप अलग है, सरकारें अलग अलग हैं, तो ये हम लोगों को लगता है कि भाई हर कुछ तो माहौल में परिवर्तन, राज्य जैसे बंगाल में ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अगर तो वहां पर कुछ और मामला दिखाई देना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर स्टालिन साहब की सरकार है, वहां कुछ और मामला दिखाई देना चाहिए। ये अक्रॉस स्टेट ट्रेंड है वोट प्रतिशत का गिरना, पूरे देश में एक समान। ऐसा नहीं है कि यूपी में बहुत गिर गया है और बंगाल में नहीं गिरा है, सब जगह गिरा है। हर स्टेट के अंदर वही एवरेज 5-6-7% वोट नीचे गिरा है। मतलब पूरे देश के अंदर वोटर के अंदर जो भी भावना है वो समान भावना है।